चलते चलते हैं, लेकिन अमूमन विपक्ष की प्रतिक्रियाएं क्या होती है हमको पता है। विपक्ष में चाहे कोई भी रहे, वो पहले से आरती आपको भी पता है कि वो 1 बजे क्या रिएक्शन देंगे, है राइट? बिल्कुल बिल्कुल। हमें बिल्कुल ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना चाहिए कि कोई भी पॉजिटिव रिएक्शन आएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिवली स्पीकिंग चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है, चूंकि ग्लोबल डिसरप्शन है। और उस चैलेंज को जिस तरह से निर्मला सीतारमण डील कर रही है, मुझे लगता है कि उसके लिए उनको क्यूडोज देने चाहिए। बहुत इजी समय नहीं है, आपने सही कहा था कि टफ डिसीजंस का टाइम है। और जब हम पोल्यूशन की बात करते हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। अखिलेश यादव कुछ बोल रहे हैं, सॉरी यार। भाजपा की सरकार से जब उम्मीद नहीं है तो उनके बजट से क्या उम्मीद होगी? और अभी तक के जो बजट बने हैं, जो देखने को लगता है 1/20 लोगों के लिए बजट है। इसका मतलब ये हुआ कि 5% लोगों के लिए बजट बनाया जाता है। बजट के माध्यम से भाजपा अपने लोगों को सेट करती है, उनको मुनाफा कैसे हो, उनकी तरक्की कैसे हो। अच्छा बजट वही होता है जिससे गरीब की तरक्की हो, खुशहाली हो और उनके चेहरे पर मुस्कान आए। और बीजेपी को अपने घोषणा पत्र पढ़ने चाहिए और देखने चाहिए कि कितने स्मार्ट सिटी बने हैं। वो स्मार्ट सिटी जो दावा करता था कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में सबसे अच्छा काम किया है, सबसे ज़्यादा अवार्ड मिले हैं, वहीं पर खराब पानी पीने से लोगों की जान चली गई। अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म जहां पर दुनिया के लोग अपनी अच्छाई बताने आते हैं, अपने देश की क्या अच्छाई है वो बताने आते हैं, वहां पर हमारी सरकार के लोगों को ये फेस करना पड़ा कि यहाँ की हवा खराब है, जिसकी वजह से निवेश नहीं आ सकता है। ये तो भगवान की कृपा है जो पानी बरस गया, हवा चल गई, नहीं तो हम और आप लोग सांस भी नहीं ले सकते थे यहाँ पे खड़े होकर के। सोचिए उससे कितना नुकसान हो रहा है, कितने लोगों की जान जा रही है, कितने लोगों को इन्फेक्शन हो रहा है। तो इसके लिए क्या किया? आप कह रहे खाद्यान्न में हम यहाँ पहुंच गए, वहां पहुंच गए, लेकिन किसान क्या उसकी आय दोगुनी हो गई इस महंगाई में? आइए, 2 और स्टूडियो है हमारे, यहाँ से बाहर निकलते हैं और लिए चलते हैं आपको खुली फिजाओं में और खुली जगह पर, जहाँ पर हमारे 2 साथी मौजूद हैं। और किसान स्टूडियो में मेरी सहयोगी श्वेता हैं और हमारे एविएशन स्टूडियो में राकेश मौजूद हैं। पहले श्वेता के पास आते हैं। श्वेता के पास ज़्यादा अच्छी वहाँ पर मुझे सेटिंग दिखाई दे रही है, कम से कम ये धूप दिखाई देती है, खुला आसमान दिखाई देता है, हरे खेत दिखाई देते हैं, आंखों को सुकून मिलता है। लेकिन इस सुकून के बीच में किसानों की चिंता बहुत ज़्यादा है। और जिस जगह पे आप खड़ी हैं श्वेता, मैं समझ पा रहा हूँ इस इलाके में बहुत तेज़ी से विकास हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, किसानों की ज़मीनों का अधिग्रहण हो रहा है, किसानों में नाराज़गी भी है। अगर किसानों को पैसा मिल रहा है तो, लेकिन उसके बदले में उनको नाराज़गी भी झेलनी पड़ रही है कि उनको अपना मूल स्थान छोड़कर कई किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। आप इन किसानों से पूछकर आप क्या भाप पा रही हैं? बिल्कुल सुमित जी, आपने बिल्कुल सही कहा। समस्याएं हैं, समस्याओं का अगर समाधान है तो समाधान के आगे फिर समस्या है। और इस समस्या का समाधान क्या निर्मला सीतारमण का आज बजट करने वाला है? क्योंकि बहुत सारी बातें हो रही थी, एक्सपर्ट्स कह रहे थे, पोल्यूशन की एक बात हुई, दिल्ली एनसीआर के लोग झेलते हैं, आप और मैं झेलते हैं। और इसमें एक बहुत बड़ी वजह बताई जाती है दिल्ली एनसीआर में, खासकर पराली को लेकर, कि पराली जलाए जाते हैं जिसकी वजह से पोल्यूशन का स्तर बढ़ जाता है। खासकर हम दीपावली के वक्त का देखें, उस पर पटाखे भी छोड़े जाते हैं और इस पर एक लंबी चौड़ी बहस होती है। तो किसानों से ही जानते हैं कि पराली ना जलाएं किसान, इसके लिए सरकार जो मदद मुहैया कराती है, या जो हरियाणा सरकार है या जो राज्य सरकार है, दिल्ली की सरकार जो मदद कर रही थी, क्या वो मदद पहुंच पाती है किसानों को? क्यों पराली आज भी एक समस्या बनी हुई है? पराली को लेकर जो बातें कही जाती हैं, पोल्यूशन का स्तर हम देखें, कैसे स्मॉग रहता है, मोटी चादर, आपके भी बच्चे, हम लोग भी, सब लोग, मतलब बीमारी इससे बढ़ रही है। तो इसकी समस्या का समाधान के लिए कहते हैं किसान जिम्मेदार है। कैसे आप लोगों को फायदा मिलता है क्या? श्वेता जी, किसान पर तो आरोप लगाया जाता है। AQI हमें पता है कि बहुत ज्यादा बड़ा रहता है NCR में, और हम भी झेल रहे हैं, आप भी झेल रहे हैं। तो लेकिन पराली ना जलाएं। मैं इस बात पे आ रहा हूँ। आप देख लीजिए, और आप जहाँ खड़े हैं आप यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ पर जो मिट्टी आज भी काली हुई पड़ी है,
हम लोगों ने पराली जलाना बंद कर दिया है, उनका खरपतवार बनाते हैं, उसी को खेत में डालते हैं। लेकिन सरकार को ये जो पॉल्यूशन से रोकने के लिए इस पर काम करना पड़ेगा। दिल्ली में जो आपने दुनिया भर का यहाँ पॉल्यूशन कंपनियां चल रही हैं, जो गाड़ियां हैं उनसे धुआं होता है, उसको नहीं दिखता सरकार को टारगेट सिर्फ जो सैटेलाइट सरकार ने लगा रखा है उसके निशाने पे सिर्फ देश का किसान है। लेकिन छोटे छोटे किसान आज भी पराली जलाते हैं, ये भी एक सच्चाई है। हरियाणा में और भी जगह हमने देखा है कि ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। हमारे यहाँ पराली नहीं जलाते जी, नहीं जलाते। हम तो चारे में ज्यादातर किसान जागरूक हम तो खाद बनाते हैं जी। हाँ जी, पराली नहीं जलाते हमारे यहाँ। देखिए सुमित जी, यहाँ जो किसान मौजूद है वो तो यही कह रहे हैं कि हम पराली नहीं जलाते, तो सिर्फ किसानों को जिम्मेदार ठहरा देना ये उचित नहीं होगा। दूसरी बात ये हुई कि हमें विकसित भारत, एक एक्सपर्ट को मैं सुन रही थी जी, मैं लौटूंगा आपके पास, एक रिएक्शन ले लेते हैं क्योंकि अब केवल 20 मिनट का वक्त बाकी है, 25 मिनट का वक्त बाकी है और उन लोगों से, अपने जो साथी हैं उनसे ही बात कर लेते हैं। एक बार एविएशन स्टूडियो चलते हैं, राकेश पांडे के साथ दो एक्सपर्ट हमारे पास बैठे हुए हैं। राकेश, एविएशन सेक्टर में सुरक्षा को लेकर, हवाई जहाज के साथ दुर्घटनाएं ना हो, इसको लेकर क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स, क्या चाहिए उनको बजट में? छोटी सी, चूंकि बहुत देर से बातचीत मैंने आप लोगों की सुनी, शुरुआत आपने निर्मला सीतारमण की साड़ी से और आरती टिक्कू जी ने कहा कि एक संकेत होता है, तो एक क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है वो शेयर कर देता हूं कि जो उन्होंने साड़ी पहनी है वो कांचीवरम सिल्क साड़ी है। तमिलनाडु की दशकों पुरानी जो वीविंग लेगेसी है उसको शो करते हुए पर्पल कलर की है और कॉफी ब्राउन बॉर्डर है उसका। इसका एक अपना अलग है और हर बार निर्मला सीतारमण जब ऐसे मौकों पर होती हैं तो वो कांजीवरम मतलब तमिलनाडु ज्यादा प्रमोट करती है। कांजीवरम मतलब तमिलनाडु। राकेश, यहाँ आपने जैसे कांजीवरम कहा, आरती टिक्कू मुस्कुरा पड़ी कि तीर निशाने पर है। नहीं, वो तो जाहिर सी बात है कि बोलिए, आरती बोल रही, मैं आ रहा हूं आपके पास। जाहिर सी बात है कि निर्मला सीतारमण की प्रेफरेंस कांचीवरम की ही होगी और कांचीवरम सबसे बेस्ट सिल्क और सिल्क एथनिक साड़ी जो है कांचीवरम ही है। साथ ही साथ चूंकि मैंने कहा कि सर्दियां भी है इसलिए कांचीवरम पहनना लायक था। और तीसरी बात ये कि जो कलर पहना है उससे भी मैं दोबारा वही कहूंगी कि वाइब्रेंसी वो दिखा रही है, असर्शन दिखा रही है और वो दिखा रही है कि वो मजबूती से खड़ी हुई है। कोई बड़ा आश्चर्य नहीं होगा राकेश अगर आपको बात शाम थोड़ी देर में ये भी पता लगे कि जो शॉल कंधे पे है वो असमीज है, उसमें असम का कोई कल्चर है और बाकी जो चीजें हाथ में हैं उनमें कोई बंगाल का कोई कल्चर है। मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता, लेकिन हमारा काम है इस तरह की खबरों को देखकर लोगों तक बताना। राकेश, कंटिन्यू। अब शॉल सुमित जी कश्मीर की स्पेशलाइजेशन है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, रंगों पर बातचीत आई सुमित जी, तो रंगों पर बातचीत आई जो आरती टिक्कू जी ने कही, तो वो पर्पल कलर की कट्टम कांचीवरम साड़ी है, लाइट गोल्डन ब्राउन चेक्स कट्टम एंड अ कॉफी ब्राउन बॉर्डर विद थ्रेड वर्क। ये पूरी उसकी इंफॉर्मेशन है साड़ी की। सारी महिलाएं मुस्कुरा रही है इस टाइम पे, जितनी महिलाएं अपने स्क्रीन पे दिखाई दे रही है ना राकेश, और जैसे आप बताते जा रहे हैं, मैं वंदना जी को देख रहा हूं, मैं आरती को देख रहा हूं, मैं रुचिका जी को देख रहा हूं, सबके चेहरे पे मुस्कुराहट है साड़ियों के नाम सुनते से। ये तो अब आपने यहाँ जेंडर इशू खड़ा कर दिया। आप साड़ी समझती हैं, हम लोग साड़ी समझते नहीं है, मैं तो नहीं समझता हूँ। इंडिया रिप्रेजेंट कर रही है तो सारी स्टेट्स का कॉम्बिनेशन दिखाएंगे अलॉन्ग। नहीं ठीक है, चलिए, क्योंकि एविएशन स्टूडियो में है और जब तक आप दूसरे मेहमानों से बातचीत कर रहे थे तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आई तो मुझे लगा कि शेयर कर देता हूँ, इसलिए मैंने शेयर कर दिया। लेकिन बहल सर, एयरक्राफ्ट की सिक्योरिटी, सिविल डिफेंस, ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन पर सरकार शायद सोच रही होगी और टैबलेट से हो सकता है ये सब निकले। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। जैसे अनकंट्रोल्ड एयर स्पेसेस हैं, वहां की जो एयरफील्ड्स है, क्या उनके अंदर वो वाली फैसिलिटीज अवेलेबल हैं जो एयरपोर्ट में होनी चाहिए, जैसे कि उनको कोई नेविगेशनल फैसिलिटीज या एयर ट्रैफिक कंट्रोल या वेदर की मेटेरोलॉजिकल फैसिलिटीज ऐसी नहीं है, तो इस पे सोचना पड़ेगा। दूसरी, एक इंटीग्रेशन करने की जरूरत है। एक चीज सर, मैं माफी के साथ मैंने रोक दिया, चूंकि सुमित जी स्टूडियो में है, उन्होंने जब हमारी ये बातचीत हुई थी तो उन्होंने बारामती का भी जिक्र किया था। बारामती जहां पर अजीत पवार की विमान दुर्घटना में मौत हुई, वहां पर प्रॉपर एटीसी नहीं है, जो इंस्ट्रक्टर हैं वो डायरेक्ट करते हैं। जब पुणे से ग्रीन सिग्नल मिला था, क्या ऐसे एयर स्ट्रिप को लेकर भी सरकार सोचेगी?
बिल्कुल। और जब मैं अनकंट्रोल्ड एयर स्पेस की बात कर रहा हूं तो बारामती उसका बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि वहां पे ना VOR, DME, ना ILS इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम, ऐसी कोई भी फैसिलिटीज नहीं है। और जो वहां फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है वही अपने इंस्ट्रक्टर्स का इस्तेमाल करती है एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए। अगर उनको ये क्लैरिटी नहीं है कि एक्चुअल विजिबिलिटी क्या है और विजुअल फ्लाइट रूल्स के अंदर जो फ्लाई करना होता है ऐसे एयरफील्ड्स के अंदर, तो क्या वो पायलट ऐसी स्थिति में पहुंच सकता है जहां पे डेंजरस हो जाए? तो इन सेफ्टी फैक्टर्स के ऊपर भी गवर्नमेंट को बहुत ध्यान देना पड़ेगा। और इसके लिए मैं चाहता हूं एक इंटीग्रेशन हो एयरफोर्स और सिविल ऑर्गेनाइजेशंस की, जबकि ऐसी एक क्विक कमेंट, क्योंकि समय थोड़ा सा कम है। वंदना जी, आप कुछ कहना चाह रही थी PPP मोड को लेकर? जी, मैं ये कहना चाहूँगी जो पब्लिक प्राइवेट एंटरप्राइजेज हैं इस पे हमें बहुत ज़्यादा फोकस देना है, बिकॉज विद रैपिड एक्सपेंशन और जो प्रेशर बन रहा है ओवर एवरीथिंग, हमें देखना है एज ऑफ नाउ 25 एयरपोर्ट्स आर ऑलरेडी रेडी, सच एज वाराणसी, सच एज भुवनेश्वर, सच एज अमृतसर, ये रेडी हैं। तो हमें इनकी वी हैव टू where the control stays with Airport Authority of India, but a private enterprise has to be brought in for leasing out so that इनका upgradation जल्दी से जल्दी rapidly हो। एक तरफ हम बात कर रहे हैं 850 commercial airlines, commercial equipment is going to raise to triple fold to 2,250 by 2035। अब जब हमारे ऑर्डर्स इतने चले गए हैं, we are expecting 1,500 more equipments to come। दूसरी तरफ हमारे क्या एयरपोर्ट्स रेडी हैं? जी, एयरपोर्ट्स को रेडी करने के लिए प्राइवेट पब्लिक एंटरप्राइज को आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। अंबानी एम्ब्रायर पार्टनरशिप इज वन वेयर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एम्ब्रायर इज हैपनिंग, मेड इन इंडिया इज हैपनिंग, बट एट द सेम टाइम बहुत और कुछ होना चाहिए इस विषय में, एंड सेफ्टी स्पॉटलाइट। ये सब राकेश जाहिर तौर पर ऐसे क्रिटिकल पॉइंट्स है जिस पर तवज्जो दे दिया होगा वित्त मंत्रालय की टीम ने जिसने बजट तैयार किया। जब आप बात कर रहे थे ना तो श्वेता हाथ उठा रही थी, मुझे बताया गया। श्वेता कुछ बोलना चाह रही है, फिर मैं अपने डिफेंस स्टूडियो में चलूंगा। श्वेता क्विकली। जी सुमित जी, बस मैं ऐड ऑन करना चाह रही थी कि साड़ी की बात चली है, अगर कांजीवरम है तो तमिलनाडु की, तो मैं कह रही थी कि जो दही खिलाई जाती है ना, आज जरूर वो मिष्टी दही रही होगी, बंगाल का प्रतिनिधित्व करता हुआ। आज मिष्टी दही खाकर ही निर्मला सीतारमण निकली होंगी बजट पेश करने के लिए। जी श्वेता भट्टाचार्य, आपकी बात से हम समझ गए। हमारे पास डिफेंस एक्सपर्ट है एयर वाइस मार्शल PK श्रीवास्तव, मेजर जनरल संजय मेस्टन। जनरल साहब, साड़ी वाड़ी तो बहुत हो गया, लेकिन मामला बहुत ज्यादा गंभीर है। जिस तरह की वॉर लाइक सिचुएशन में हम लोग आज की तारीख में हैं, रूस के साथ भी दोस्ती रखनी है, इजराइल के साथ भी रखनी है, अमेरिका के साथ भी रखनी है। मागा की बात करते हैं राष्ट्रपति ट्रंप, हम जब वो मागा की बात करते हैं तो हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। ऐसी सिचुएशन में आपको लगता नहीं है कि कोई कहीं आपस में कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है? क्या अगर आप अमेरिका करेंगे, हम भारत करेंगे, तो कोई टिफ तो आप नहीं देखते सिचुएशन में? बिल्कुल। इसको देखिए, मैं इस संदर्भ में लेना चाहूंगा कि पहली बात, भारत अपना नेशनल इंटरेस्ट और एम डिफाइन करता है, और जो हमारे नेशनल हित में है वो भारत करेगा। तो हम बिल्कुल अमेरिका के सामने बिल्कुल झुकेंगे नहीं। और आपने जैसे वो जब फार्मर से भी बात हो रही थी, एक फार्मर ने बोला भी था कि ये गवर्नमेंट की सराहनीय करना चाहिए कि ये जो मिल्क, ये जो डेयरी है और ये अपने फूड प्रोडक्ट्स हैं, ये भारत नहीं ले रहा है अमेरिका से, जबकि बहुत दबाव है। तो जब नेशनल इंटरेस्ट हमारा सुप्रीम रहता है तो मेरे ख्याल भारत बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज करना नहीं करेगा। और प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते हैं कि जैसे अभी आपने ये भी बताया कि वो बोल रहे हैं वेनेजुला से ऑयल खरीदो, बिल्कुल वो चाहते हैं कि भारत पे प्रेशर बना रहे, लेकिन भारत वो करेगा और वो करना चाहिए जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में। इसीलिए आज हम इजराइल के साथ हम बात कर रहे हैं। एयर वाइस मार्शल श्रीवास्तव, ये जो बात जनरल मेस्टन कह रहे हैं, इसी में मैं आपको तवज्जो भी लाना चाह रहा था कि भाई भारत किससे तेल खरीदेगा ये भारत तय करेगा। ईरान से लेना है, वेनेजुएला से लेना है। राष्ट्रपति ट्रंप इंडिया का बजट आने वाला, उसके 1 घंटे पहले, आधे घंटे पहले वहां से बता रहे हैं कि भारत ने फैसला किया कि ईरान से नहीं लेगा, वो वेनेजुएला से लेगा। ये कहकर क्या करना चाह रहे हैं राष्ट्रपति ट्रंप? देखिए सुमित, मैं एक बात कहना चाहूंगा। राष्ट्रपति ट्रंप आई थिंक जो उनका नेचर, और जैसे रीड किया है ग्लोबल के सारे लीडर्स ने, कि वो सुबह उठते हैं और कुछ ट्वीट कर देते हैं जिसका एक तरीके से, अभी तो वहां रात हो रही होगी, अभी सोने जा रहे होंगे। नहीं, वो तो 1 बजे 2 बजे हमेशा ऐसे ही ट्वीट करते रहते हैं, और उसका ये रहता है कि इम्पैक्ट पूरे ग्लोब पे पड़ता है। लेकिन अब लोगों ने उसको समझना शुरू कर दिया है। एक बात मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा, अमेरिका और अमेरिकन पीपल, जो वहां का सिस्टम है, जो स्ट्रक्चर है, वो
डेमोक्रेटिक है, दिस इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, दैट इज द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, और हमारे बीच में एक तरीके का समन्वय होगा ही होगा। ये ट्रम्प की जो सेल्फ ऑब्सेस्ड जो नीतियां हैं जी, जिसमें उनका अपना ईगो इन्वॉल्व है, पीस प्राइज, नोबेल पीस प्राइज इन्वॉल्व है, मुझे अप्रोच क्यों नहीं किया, मुझसे बात क्यों नहीं की, क्योंकि आपने सुना होगा कि ये कॉमर्स सेक्रेटरी ने उनके बोला कि अगर मोदी बात कर लेते तो शायद बात बन जाती। बिल्कुल ठीक बात है। तो अमेरिका अपनी डेवलपमेंटशिप या दादागिरी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वो दिखाने की कोशिश करता है। सॉरी मैं आपको इंटरवीन कर रहा हूं, और इंटरवीन करने की वजह बहुत बड़ी है, वो ये कि कैबिनेट से, मोदी कैबिनेट से निर्मला सीतारमण को अपना बजट पेश करने की मंजूरी मिल गई है। कैबिनेट ने बजट को अप्रूव कर दिया है। मेरे सहयोगी अमित कुमार और जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ गए हैं विजय चौक से। अमित, ओवर टू यू।